and welcome back again to part 2 of our DNA replication series. In the previous lecture we understood the chemistry of DNA synthesis और हमने ये भी डिस्कस किया कि कैसे न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होते हैं और क्या हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है DNA पॉलीमरेज का और उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं. ठीक है, नाउ लेट्स मूव अहेड टू वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दैट इज रेप्लिकेशन फोर्क. तो आज हम किसके बारे में बात करेंगे? रेप्लिकेशन फोर्क के बारे में बात करेंगे. रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है? ये एक्चुअल साइट होती है जहाँ पे डीएनए सिंथेसाइज किया जाता है. डीएनए सिंथेसिस को ही क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन बोला जाता है. तो बेसिकली रेप्लिकेशन फोर्क वो साइट है, वो वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर है. क्या है? वाई शेप्ड स्ट्रक्चर है जहाँ पे डीएनए हमारा सिंथेसाइज किया जाता है. अब ये वाई शेप्ड स्ट्रक्चर इस वजह से होता है क्योंकि हमारा जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है वो यहाँ पे अनवाइंड हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो जाता है और वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. ठीक है, तो इन द सेल बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स आर रेप्लिकेटेड एट द सेम टाइम. दोनों ही स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड और ये स्ट्रैंड, दोनों ही स्ट्रैंड टेम्पलेट की तरह एक्ट करेंगे और दोनों ही रेप्लिकेट करेंगे सेम टाइम पे. ये अपनी रेप्लिका बनाएगा, ये अपनी रेप्लिका बनाएगा. तो इस रिक्वायरमेंट के लिए दोनों ही स्ट्रैंड को सेपरेट करना होगा क्योंकि ये डबल हेलिक्स में इस तरह से वाइंड होते हैं. ठीक है, तो इनको अनवाइंड करना पड़ता है. तो जो जंक्शन बनता है न्यूली सेपरेटेड टेम्पलेट स्ट्रैंड के बीच में और जो अनरेप्लिकेटेड डुप्लेक्स होता है उसके बीच में, उसी को क्या बोला जाता है? रेप्लिकेशन फोर्क बोला जाता है. एज यू कैन सी हेयर इन द डायग्राम, ये हमारा क्या है, यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है? दिस इज आर रेप्लिकेशन फोर्क. तो ये हमें जो ग्रे कलर में दिख रहा है ये हमारा क्या है? टेम्पलेट की तरह एक्ट कर रहा है डीएनए. ये हमारा पेरेंटल डीएनए है जो हमें किस में दिख रहा है? ग्रे कलर में दिख रहा है. ठीक है, तो ये हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर था और यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन गए हैं जिसको हम क्या बोल रहे हैं? वाई शेप्ड का फोर्क बोल रहे हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बोल रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं और रेप्लिकेशन फोर्क के ऊपर डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए, जिसका हम इंट्रोडक्शन हम अभी देख लेते हैं कि कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं और डिटेल में हम फिर वॉटसन से स्टडी करेंगे कि अलग अलग एंजाइम का क्या फंक्शन होता है. ठीक है, तो रेप्लिकेशन फोर्क क्या होता है? वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है. ये बाई डायरेक्शनली मूव करता है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है. मतलब कि ये स्ट्रैंड है, ये एक इस डायरेक्शन में स्ट्रैंड फॉर्म होगा, एक इस डायरेक्शन में स्ट्रैंड फॉर्म होगा. एक ठीक है, एक तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में फॉर्म होगा, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में फॉर्म होगा. बेसिकली बात क्या है कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में क्या करता है? डीएनए को सिंथेसाइज करता है. तो ये यहाँ से यहाँ की तरफ करेगा सिंथेसाइज और ये यहाँ पे इधर से इस तरफ करेगा. तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी, यहाँ पे इस डायरेक्शन में सिंथेसिस होगी. ठीक है, तो रेप्लिकेशन फोर्क हमारा क्या होता है? वाई शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है, बाई डायरेक्शनली मूव करता है. कहाँ से? ओराई से. ओराई क्या होता है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मतलब एक ऐसा पॉइंट जहाँ से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है. ठीक है, तो इसमें दो स्ट्रैंड होते हैं, एक होता है लीडिंग स्ट्रैंड और एक क्या होता है? लैगिंग स्ट्रैंड. दो स्ट्रैंड होते हैं, एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है, एक लैगिंग स्ट्रैंड होता है. लीडिंग स्ट्रैंड जो होता है वो कॉन्टीन्यूसली उसके ऊपर हमारा जो न्यू डीएनए है वो सिंथेसाइज होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में. अब देखो ये जो स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन कर रहा है. अब हमें पता है कि डीएनए के स्ट्रैंड एंटी पैरेलल होते हैं, तो जो नया बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनेगा और जो बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा. ठीक है, इस डायरेक्शन में क्यों बनेगा? क्योंकि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है वो हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में फॉर्म करता है. तो यहाँ पे जो स्ट्रैंड बनते हैं वो कॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस होती है. यहाँ पे जो न्यूक्लियोटाइड डीएनटीपीज जो बाइंड होते हैं वो कॉन्टीन्यूअसली बाइंड होते हैं. जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है ये डिसकॉन्टीन्यूअसली मूव करता है. ये इस डायरेक्शन से लेके इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इधर से इधर मूव करेगा. ठीक है, यहाँ पे फ्रेगमेंट की फॉर्म में, स्ट्रेचेस की फॉर्म में हमारा डीएनए सिंथेसाइज होता है जिसको हम डिसकॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस भी बोलते हैं. ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस भी बोलते हैं. और ये क्या होते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट होते हैं. इनको क्या बोला जाता है? छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बोला जाता है. तो हर एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट को बनाने के लिए एक नया क्या चाहिए होता है? आरएनए प्राइमर चाहिए होता है. क्या हो चाहिए होता है? आरएनए प्राइमर, जो कौन से एंजाइम के थ्रू यहाँ पे बनाया जाता है? प्राइमेज के थ्रू. किसके थ्रू? प्राइमेज के थ्रू. ठीक है, अब हमें पता है कि जो डीएनए है, देखो हमें पता है कि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो 3 प्राइम एंड पे क्या करने लगता है? बाइंड करने लगता है. किसको?
हमारे किसको बाइंड करने लगता है, न्यूक्लियोटाइड्स को, ठीक है। तो यहाँ से बाइंड करेगा और फिर इस डायरेक्शन में इस तरह से स्ट्रैंड हमारा 5 प्राइम तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लैगिंग स्ट्रैंड होता है वो इसीलिए हमारा लैग करता है क्योंकि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज है वो एक्सटेंड होता है 3 प्राइम एंड पे, वो एक्सटेंड होता जाता है, ठीक है। किस पे एक्सटेंड होता जाता है, 3 प्राइम एंड पे एक्सटेंड होता जाता है, इस डायरेक्शन में यहाँ पे और इस डायरेक्शन में यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से प्रोटीन्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हेलिकेज प्रोटीन इन्वॉल्व होता है जो डबल हेलिक्स को, ये जो डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, डबल स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, इसको तोड़ देता है। कैसे तोड़ेगा, जो हमारे ए और टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं और सी और जी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। ये किसको तोड़ता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। फिर सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन होता है जो प्रिवेंट करता है री एनीलिंग ऑफ सेपरेटेड स्ट्रैंड। ये सेपरेट स्ट्रैंड जो है ये सेपरेट हो गए, इनको दोबारा से रीजॉइन होने से बचाता है क्योंकि जो न्यूक्लियोटाइड बेस पर वे एक दूसरे के साथ दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ सकते हैं, जिसको प्रिवेंट करने के लिए सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन यहाँ पे बाइंड होता है। फिर प्राइमेज का रोल आता है क्योंकि प्राइमेज किसकी सिंथेसिस करता है, प्राइमर की करता है। यहाँ पे एक सिंगल प्राइमर चाहिए और यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हर एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट को क्या चाहिए, एक नया प्राइमर चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है डीएनए पॉलीमरेज। फिर क्या आता है, ये जो हमें डायग्राम दिख रहा है ये किसका है, डीएनए पॉलीमरेज का है। अब डीएनए पॉलीमरेज प्रोकैरियोट्स में होता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3। क्या होता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 होता है। और हम यूकैरियोट्स की बात करें तो पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन होता है जो क्या करता है, नए डीएनए की सिंथेसिस करता है। फिर यहाँ पे एक होता है स्लाइडिंग क्लैंप या बीटा क्लैंप या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, पीसीएनए। ये डीएनए पॉलीमरेज को टेम्पलेट पे होल्ड करके रखता है और उसकी प्रोसेसिविटी जो होती है उसको इन्हेंस करता है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक क्लैंप लोडर भी होता है जिसको गामा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं या रेप्लिकेशन RFC भी बोलते हैं, जो क्लैंप प्रोटीन होता है उसको लोड करता है हमारा डीएनए के ऊपर। अब ये जैसे ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन गई, अब ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट है, इनको ज्वाइन करने के लिए कौन सा यहाँ पे एंजाइम चाहिए होता है, डीएनए लाइगेज चाहिए होता है जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को जोड़ के एक पूरा कॉन्टिन्यूस फ्रेगमेंट बनाता है। अब यहाँ पे जब सिंगल स्टैंडर्ड हमारा डीएनए बनता है तो उसके अंदर सुपर कोइलिंग होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। उस सुपर कोइलिंग को रिलीव करने के लिए यहाँ पे टोपोआइसोमरेज बाइंड होता है, ठीक है। किसमें, यूकैरियोट्स में। और डीएनए गायरेज होता है किसमें, डीएनए गायरेज एंजाइम होता है किसके केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में, ठीक है। अब यहाँ पे एक और एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं RNase H, या फिर हम इसको डीएनए पॉलीमरेज 1 बोल सकते हैं किसके केस में, डीएनए पॉलीमरेज 1 बोल सकते हैं हम इसको प्रोकैरियोट्स के केस में, और RNase बोल सकते हैं यूकैरियोट्स के केस में। ये क्या करता है, जब ये स्ट्रैंड हमारे जुड़ जाते हैं, एक नया डीएनए बन जाता है तो ये RNA प्राइमर्स को रिमूव करता है। क्या करता है, RNA प्राइमर्स को रिमूव करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब रेप्लिकेशन फोक बन रहा होगा तो कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पे फॉलो होंगे, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा हमारा हेलिकेज एंजाइम। सबसे पहले क्या आएगा, हेलिकेज एंजाइम आएगा जो क्या करेगा, अनवाइंडिंग करेगा, जो अनवाइंड करेगा, ठीक है, अनवाइंड करेगा किसको, डीएनए को, एट ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पे, जिसकी वजह से फोक फॉर्म होगी, फोक क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। फिर आएगा प्राइमेज, फिर क्या आएगा, प्राइमेज जो क्या करेगा, आरएनए प्राइमर बनाएगा जिसके ऊपर हमारा डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करता है। फिर हमारा लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा, फिर हमारा लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा। ये पीछे चलता है लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। और आरएनए प्राइमर्स यहाँ पे रिमूव करे जाएंगे किसके थ्रू, आरएनएज एंजाइम के थ्रू, या फिर हमारे आरएनएज एंजाइम RNase H के थ्रू यूकैरियोट्स में, और हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज 1 होता है उसके थ्रू किसमें, प्रोकैरियोट के केस में, ठीक है। और फिर यहाँ पे जो हमारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं लैगिंग स्ट्रैंड पे, उसको कौन हमारा ज्वाइन करेगा, डीएनए लाइगेज ज्वाइन करेगा। सुपर कोइलिंग को कौन हमारा यहाँ पे जब अनवाइंड होता है तो यहाँ पे सुपर कोइलिंग को इनहिबिट कौन करता है, टोपोआइसोमरेज, ठीक है। और किसके केस में, यूकैरियोट्स के केस में, और डीएनए गायरेज किसके केस में, प्रोकैरियोट्स के केस में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के केस में अलग हमारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं सेम पर्पज़ के लिए, क्योंकि टाइप ऑफ सेल डिफरेंट होगी, और यूकैरियोट्स के केस में अलग होती है, ठीक है। अब यहाँ पे
हम बात करें कि हमारा देखो जो हमारा डीएनए क्या होता है, डीएनए सॉरी लीडिंग स्ट्रैंड होता है। जो हमारा लीडिंग स्ट्रैंड होता है वो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है, ठीक है, वो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है। और टेम्पलेट स्ट्रैंड उसके ऊपर जो हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स द, यहाँ पे टुवर्ड्स द फोक चलता है हमारा क्या लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये 5 डायरेक्शन हो जाती है, ये 3 प्राइम डायरेक्शन हो जाती है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम मान के चलेंगे, ठीक है। टुवर्ड्स द फोक हमारा क्या होता है, यहाँ पे डीएनए सिंथेसिस होता है टुवर्ड्स द फोक, इस डायरेक्शन में, सॉरी तो इस डायरेक्शन में, ठीक है। बिकॉज डीएनए पॉलीमरेज रीड कर सकता है टेम्पलेट को, तो वो रीड कर सकता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, और बिल्ड करता है वो नए स्ट्रैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा ये जो स्ट्रैंड है, ये स्ट्रैंड है, इस स्ट्रैंड्स की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे 5 प्राइम था और यहाँ पे 3 प्राइम था, तो यहाँ पे 3 प्राइम और यहाँ पे 5 प्राइम है। अब हमने क्या बोला, हमने बोला जो डीएनए पॉलीमरेज है उसकी रीड करने की कैपेबिलिटी कहाँ है, 3 से वो 5 की डायरेक्शन में रीड करता है, तो वो यहाँ से रीड करता जाएगा और डीएनटीपीज को बाइंड करता जाएगा, तो इस डायरेक्शन में वो ग्रो करेगा, मतलब टुवार्ड्स दी रेप्लिकेशन फोक, टुवार्ड्स दी फोक वो क्या करेगा, डीएनटीवीज को बाइंड करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में बनेगा। तो ये क्या करता है, कॉन्टीन्यूसली बनता है। अब इसी तरह लेगिंग स्ट्रैंड की बात करें तो लेगिंग स्ट्रैंड पे जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रन करता है। अब हमने क्या बोला कि डीएनए पॉलीमरेज 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करता है, तो वो इधर से इधर रीड करेगा, तो यहाँ पे जो नया स्ट्रैंड बनेगा वो इस डायरेक्शन में बनेगा, मतलब अवे फ्रॉम द फोक, अवे फ्रॉम फोक बन रहा है, इसलिए यहाँ पे डिसकॉन्टीन्यूअस सिंथेसिस हो रही है, छोटे छोटे फ्रेगमेंट की फॉर्म में हमारा यहाँ पे डीएनए बन रहा है, ठीक है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में करेगा, बनेगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगी उसकी बनना और फिर ऐसे बनेगा, फिर ऐसे बनेगा, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनेंगे जो डीएनए लाइगेज जो बाद में बाइंड कर देगा, ठीक है। तो हम लीडिंग स्ट्रैंड को बोलते हैं कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है और लेगिंग स्ट्रैंड को बोलते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ठीक है, डिसकॉन्टीन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, ये हम बात कर चुके हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट की और इन सब की। तो जो रिजल्टिंग शॉर्ट फ्रेगमेंट होते हैं डीएनए के वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं, लेगिंग स्ट्रैंड पे फॉर्म होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट बोलते हैं। उनकी लेंथ कितनी होती है, 1000 टू 2000 न्यूक्लियोटाइड्स होती है बैक्टीरिया के केस में, और 100 टू 400 न्यूक्लियोटाइड होते हैं यूकैरियोट्स के केस में। शॉर्टली आफ्टर बीइंग सिंथेसाइज ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स कोवेलेंटली एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके इनको कॉन्टिन्यूस बनाया जाता है और एक नया डीएनए बन जाता है, ठीक है। तो हमारे रेप्लिकेशन के केस में ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या है, एक ट्रांशिएंट इंटरमीडिएट बनता है जो बाद में एक नए स्ट्रैंड की फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। ये हमने पढ़ा था समरी या ओवरव्यू देख सकते हैं हम कि एक्चुअल में क्या होता है, कौन कौन से एंजाइम यूज़ होते हैं, कैसे रेप्लिकेशन फोक बनता है, कैसे हमारा स्ट्रैंड बनता है। बट अब हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि कैसे इनिशिएशन होती है न्यू स्ट्रैंड की। इनिशिएशन ऑफ ए न्यू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए रिक्वायर एन आरएनए प्राइमर, कि नए स्ट्रैंड को स्टार्ट करने के लिए आरएनए प्राइमर की जरूरत होती है। और आरएनए प्राइमर कैसे बनता है, जितने भी डीएनए पॉलीमरेज हैं, जो भी डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यू डीएनटीपीज को बाइंड करता है। मतलब हम कह सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज हमारा मेन एंजाइम है रेप्लिकेशन के लिए, एक नए डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करने के लिए। अब इसको किसकी जरूरत होती है, प्राइमर की। अब वो प्राइमर ऐसा होना चाहिए जिसका 3 प्राइम एंड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट हो, हाइड्रोक्सी मोइटी प्रेजेंट हो। पर ये हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज है वो बिना प्राइमर के क्या नहीं कर सकते, नए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अब आरएनए प्राइमर के लिए उनको क्या चाहिए होता है, प्राइमेज। प्राइमेज क्या है, एक एंजाइम है, एक स्पेशलाइज्ड आरएनए पॉलीमरेज है। ये प्राइमेज क्या है, आरएनए पॉलीमरेज है जो शॉर्ट आरएनए बनाता है, मतलब ऐसा आरएनए बनाता है जिसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, 5 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, और ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए टेम्पलेट से बाइंड करते हैं, ठीक है। और इन प्राइमर्स को ही एक्सटेंड करने का काम कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है। ऑल्दो बोथ द लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड रिक्वायर प्राइमेज टू इनिशिएट डीएनए सिंथेसिस, लीडिंग स्ट्रैंड को भी चाहिए
क्या करने के लिए, डीएनए सिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, प्राइमेज चाहिए क्योंकि वो आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन करेगा, और लैगिंग को भी चाहिए। बट जो फ्रीक्वेंसी होती है प्राइमेज की वो दोनों स्ट्रैंड में डिफरेंट होती है, क्योंकि लीडिंग को एक सिंगल आरएनए प्राइमर की जरूरत पड़ती है क्योंकि उसमें कॉन्टिन्यूस डीएनए सिंथेसिस होती है, पर लैगिंग स्ट्रैंड में डिसकॉन्टिन्यूस सिंथेसिस होने की वजह से, ओकाजाकी फ्रेगमेंट की फॉर्म में सिंथेसिस होने की वजह से उसको बहुत सारे नए प्राइमर्स चाहिए, तो बहुत सारे प्राइमेज की जरूरत पड़ती है। बिकॉज ए सिंगल रेप्लिकेशन फोक कैन ऐड हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू ए प्राइमर, और सिंथेसिस जो होती है लैगिंग स्ट्रैंड की उसके लिए बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की जरूरत होती है, और उनको बनाने के लिए बहुत सारे आरएनए प्राइमर्स की जरूरत होती है, और आरएनए प्राइमर्स के लिए प्राइमेज की जरूरत होती है। तो प्राइमेज प्रीफर टू इनिशिएट आरएनए सिंथेसिस, ये आरएनए को सिंथेसाइज करता है किससे, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए टेम्पलेट से ही सिंथेसाइज करता है, क्योंकि हमारे डीएनए में ए होता है, सी होता है और जी होता है, और आरएनए में भी ए, सी और जी होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, डीएनए में टी आ जाता है और आरएनए में यू आ जाता है। तो 3 न्यूक्लियोटाइड दोनों में क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो सिंगल स्टैंडर्ड जो होता है डीएनए का, उसको एज अ टेम्पलेट यूज़ करके जो प्राइमेज है वो क्या करता है, आरएनए की सिंथेसिस करता है, मतलब आरएनए प्राइमर बनाता है। ठीक है, इसमें ट्राइमर होता है जीटीए इन केस ऑफ E. coli primase. Consistent with this preference, analysis of E. coli genome sequence shows that GTA target sequence होता है E. coli primase के लिए, वो हमारा कुछ पोर्शन उसका प्रेजेंट होता है किसमें, जीनोम में, जिसके लिए जो क्या करेगा, जो टेम्पलेट का काम करेगा फॉर लैगिंग स्ट्रैंड डीएनए सिंथेसिस। प्राइमेज एक्टिविटीज ड्रामेटिकली इंक्रीज, इसको एकदम से इंक्रीज किया जा सकता है जब ये दूसरे प्रोटीन के साथ रेप्लिकेशन फोर्क पे क्या करेगा, एसोसिएट होगा, जैसे डीएनए हेलिकेज, क्योंकि डीएनए हेलिकेज क्या करता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ओपन अप कर देता है। ठीक है, जिसकी वजह से प्रोटीन अनवाइंड हो जाते हैं किस पे, डीएनए पे और रेप्लिकेशन फोर्क की सिंथेसिस करते हैं, जिसकी वजह से सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन जाता है, और वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए एक्ट करता है टेम्पलेट की तरह, प्राइमेज एंजाइम उसको एज ए टेम्पलेट यूज करके आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन करता है। द रिक्वायरमेंट फॉर सिंगल स्टैंडर्ड टेम्पलेट एंड डीएनए हेलिकेज एसोसिएशन एंश्योर दैट प्राइमेज इज ओनली एक्टिव एट द रेप्लिकेशन फोर्क। तो यहाँ पे बात बोली गई है कि जो प्राइमेज है उसको आरएनए प्राइमर बनाने के लिए 2 चीज़ें चाहिए होती हैं। एक चाहिए होता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, और दूसरा चाहिए होता है हेलिकेज एंजाइम, क्योंकि हेलिकेज एंजाइम डबल स्टैंडर्ड डीएनए को किस में कन्वर्ट कर देता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में। ठीक है, जिसके बाद हमारे सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके आरएनए प्राइमेज उसमें आरएनए प्राइमर के सिंथेसिस कर देता है। अब जब स्ट्रैंड पूरे हो जाते हैं तो आरएनए प्राइमर को रिमूव करने की जरूरत पड़ती है, जिसका काम किया जाता है यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के थ्रू इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, एंड आरएनएज H के थ्रू इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। तो उसी का फंक्शन देखते हैं कि आरएनएज कैसे रिमूव करते हैं हमारे आरएनए प्राइमर को जब हमारा स्ट्रैंड कंप्लीट हो जाता है, नया स्ट्रैंड की फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है कि जो आरएनए प्राइमर्स यहाँ पे यूज़ किए गए थे डीएनए के साथ, उसको रिमूव करने के लिए एक एंजाइम यूज़ किया जाता है आरएनएज H। इसमें जो आरएनएज क्या है, एक न्यूक्लियस है जो किसको डिग्रेड करेगा, सिर्फ और सिर्फ आरएनए को करेगा, डीएनए को नहीं करेगा। और H किसके लिए आया है, हाइब्रिड के लिए आया है। H किसके लिए आया है, हाइब्रिड के लिए, क्योंकि यहाँ पे डीएनए से आरएनए बाइंड होता है, तो डीएनए आरएनए हाइब्रिड बनता है, इसलिए H आया है। तो आरएनएज H रिकॉग्नाइज करता है और रिमूव करता है किसको, आरएनए प्राइमर को, क्योंकि आरएनए प्राइमर यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म कर रखा होता है, बॉन्डेड फॉर्म में प्रेजेंट होता है डीएनए के साथ। दिस एंजाइम स्पेसिफिकली डिग्रेड करता है आरएनए को, जो आरएनए बेस पेयरिंग करके जुड़ा होता है डीएनए से। आरएनएज H रिमूव ऑल द आरएनए प्राइमर, किसको छोड़ के, राइबोन्यूक्लियोटाइड को, जो डायरेक्टली लिंक होगा डीएनए के एंड से। This is because RNA-H can only cleave bonds between 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड। ये 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच में ही क्या कर सकता है, बॉन्ड को तोड़ सकता है। ठीक है, ये डीएनए और आरएनए के बीच के बॉन्ड को नहीं तोड़ सकता है, 2 राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को ही तोड़ सकता है। द फाइनल राइबोन्यूक्लियोटाइड इज रिमूव्ड बाय 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दैट डिग्रेड आरएनए एंड डीएनए फ्रॉम देयर 5 प्राइम एंड। तो 2 एंजाइम चाहिए होते हैं यहाँ पे, राइबोन्यूक्लियस एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होगी यहाँ पे,
जो डीएनए पॉलीमरेज करेगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, आरएनएज एच भी होगा। आरएनएज एच क्या करेगा, अब हमें पता होता है राइबोज शुगर प्रेजेंट होती है किसके केस में, आरएनए के केस में। तो दो राइबो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको तो आरएनएज एच तोड़ेगा, और जो हमारा डीएनए और आरएनए के बीच में जो बॉन्ड होगा उसको तोड़ेगा हमारा कौन, हमारा डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम रीड करेगा और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी के थ्रू वो हाइब्रिड जो जंक्शन होगा जहाँ पे डीएनए आरएनए बॉन्डेड होंगे उसको तोड़ेगा, ठीक है। और जो गैप यहाँ पे रह जाएगा जब भी हमारा आरएनए रिमूव किया जाएगा, उस गैप को फिल करने के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए होगा, डीएनए लाइगेज चाहिए होगा, ठीक है। डीएनए लाइगेज हाई एनर्जी कोफैक्टर को यूज़ करता है, मतलब एटीपी का यूज़ करता है दोबारा से बॉन्ड बनाने के लिए। कौन सा बॉन्ड बनाने के लिए, 5 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने के लिए 5 प्राइम फॉस्फेट पे और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में। अब देखो यहाँ पे हमारा आरएनए है और ये हमारा डीएनए, ग्रीन कलर में हमें आरएनए दिख रहा है। इस आरएनए के बीच में जो राइबोन्यूक्लियोटाइड के बीच का जो बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए आरएनएज यूज़ होगा। फिर यहाँ पे जो लास्ट बच गया, जो हमारा डीएनए के और आरएनए के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है उसको तोड़ने के लिए हमारा डीएनए पॉलीमरेज एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में प्रूफ रीडिंग करेगा, ठीक है। जैसे ही वो टूट जाएगा यहाँ पे गैप क्रिएट हो जाएगा। गैप क्रिएट होने के बाद डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो नए डीएनटीपीज को यहाँ पे बाइंड करेगा। डीएनटीपीज को बाइंड कर दिया, फिर यहाँ पे गैप रह गया है, इस गैप को फिल करने के लिए फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाया जाएगा, जो 5 प्राइम फॉस्फेट ग्रुप के बीच में और 3 प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनेगा, जिसको बनाने के लिए डीएनए लाइगेज का यूज़ होगा। और यहाँ पे डीएनए लाइगेज एनर्जी किससे लेता है, एटीपी के हाइड्रोलाइसिस से लेता है। जो हमने एंजाइम पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, डीएनए हेलिकेज। डीएनए हेलिकेज क्या करता है, डबल हेलिक्स को ओपन अप करता है। तो रेप्लिकेशन फोर्क पे एक थर्ड क्लास होती है एंजाइम की, जिसको डीएनए हेलिकेज बोलते हैं। वो कैटालाइज करती है 2 स्ट्रैंड के सेपरेशन को। ये एंजाइम बाइंड करता है और मूव करता है, डायरेक्शनली मूव करता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के अलोंग। और इसको एनर्जी कहाँ से मिलती है, एटीपी से इसको एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड को तोड़ता है डीएनए के अंदर और क्या करता है, उसको सिंगल स्टैंड में कन्वर्ट कर देता है। हेलिकेज एक रिंग शेप्ड हेक्सामेरिक प्रोटीन होता है, जो एक रिंग शेप्ड का स्ट्रक्चर है। ये रिंग शेप्ड जो प्रोटीन है ये कॉम्प्लेक्स बनाता है और इनसर्कल कर देता है एक स्ट्रैंड को, ठीक है। और इसकी जो पोलैरिटी होती है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रन करती है। देखो यहाँ पर डायग्राम में हम देखेंगे, हमारे पास देखो ये क्या है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसकी वजह से यहाँ पे फोक क्रिएट हुई है, ठीक है। अब ये हमारा 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में रन कर रहा है। और जो हमारा डीएनए हेलिकेज होता है उसकी पोलैरिटी कहाँ से कहाँ रन करती है, उसकी पोलैरिटी जो होती है वो होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। इसी वजह से ये हमेशा लेगिंग स्ट्रैंड से बाइंड करता है। किससे बाइंड करता है, लेगिंग स्ट्रैंड से बाइंड करेगा। यहाँ पे बाइंड करके ऐसे मूव करता जाएगा और डबल हेलिक्स को तोड़ता जाएगा, मतलब इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ता जाएगा। और तोड़ने के लिए इसको एटीपी चाहिए होगी, जो हमारी एडीपी और फॉस्फेट में टूट जाएगी, जिसकी वजह से इसको एनर्जी मिलेगी और ये अनवाइंड करता जाएगा, ठीक है। ईच डीएनए हेलिकेज मूव अलोंग सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए डेफिनेट डायरेक्शन क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। डायरेक्शन ऑलवेज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। मोस्टली ये किस पे बाइंड करता है, हमारा लेगिंग स्ट्रैंड पे बाइंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है डीएनए हेलिकेज पुल सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए थ्रू ए सेंट्रल प्रोटीन पोर। ये सेंट्रल प्रोटीन पोर से इसको क्या करता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को पुल करता है। जब सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इज इनसर्कल्ड बाय 6 सब यूनिट ऑफ द हेलिकेज। हेलिकेज की 6 सब यूनिट होती हैं जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्म में लेगिंग स्ट्रैंड से बाइंड करती हैं। उससे ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को पुल करता जाता है और डबल स्टैंडर्ड डीएनए को ओपन करता जाता है। ईच सब यूनिट, किसकी सब यूनिट, हेलिकेज एंजाइम की सब यूनिट, हैज़ ए हेयर पिन प्रोटीन लूप, जो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है डीएनए बैकबोन का उससे बाइंड करता है और एडजेसेंट राइबोज कंपोनेंट से। दीज डीएनए बाइंडिंग लूप्स आर फाउंड इन राइट हैंडेड स्पाइरल स्टेयरकेस। राइट हैंडेड स्पाइरल केस में प्रेजेंट होते हैं और ईच बाइंडिंग द नेक्स्ट फॉस्फेट अलोंग द सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, जिसकी वजह से क्या करता जाता है, अनवाइंडिंग होती जाती है। तो ये कोऑर्डिनेटेड मैनर में होता है, ये सारा सिस्टम जो भी है ये सेम ही चीज़ है जो बार बार यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है।
नेक्स्ट आता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, जो स्टेबलाइज करेगा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को बिफोर रेप्लिकेशन। टू स्टेबलाइज द सेपरेटेड स्ट्रैंड, कौन सा यहाँ पे प्रोटीन चाहिए होता है? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, जिसको SSBs भी बोलते हैं। ये सेपरेटेड जो स्ट्रैंड होते हैं फोर्क पे, उनसे बाइंड कर जाता है ताकि उनको क्या कर सके, स्टेबलाइज कर सके, दोबारा से उनकी री एनीलिंग ना हो, मतलब दोबारा से वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के दोबारा से डबल स्ट्रैंड में कन्वर्ट ना हो। तो ये कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है। कोऑपरेटिव बाइंडिंग क्यों होती है? बिकॉज सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग मॉलिक्यूल बाइंड करता है इमीडिएटली एडजेसेंट रीजन ऑफ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। तो SSB इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गली स्टेबलाइज SSP बॉन्डिंग टू सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। दिस मेक्स साइट ऑलरेडी ऑक्यूपाइड बाय वन और मोर SSB मॉलिक्यूल, मतलब एक की बाइंडिंग जो होती है वो दूसरे को की बाइंडिंग को एनहेंस करती है, इसलिए इसको कोऑपरेटिव बाइंडिंग बोलते हैं। जैसे ही हमारा सेगमेंट ओपन होगा वैसे ही हमारा SSB बाइंड हो जाएगा, फिर वो दूसरे SSB को बाइंड करेगा, फिर वो दूसरे SSB को बाइंड करेगा। इस तरह से यहाँ पे क्या होती है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है। वंस कोटेड विद सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो होता है वो इलोंगेटेड स्टेट में आ जाता है और उसको एज ए टेम्पलेट यूज़ किया जा सकता है फॉर डीएनए और आरएनए प्राइमर सिंथेसिस, डीएनए की सिंथेसिस के लिए भी और आरएनए की प्राइमर की सिंथेसिस के लिए भी। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन इंटरेक्ट करता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के साथ, किसमें? सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में, ये किसी सीक्वेंस या पोलरिटी को फॉलो नहीं करता। जैसे हमने यहाँ पे हेलिकेज के बारे में बात किया कि वो 5' to 3' पोलरिटी को फॉलो करता है और मोस्ट ऑफ द केसेस में वो लैगिंग स्ट्रैंड में बाइंड होता है। ठीक है, तो मतलब वो डायरेक्शन को फॉलो करता है, मतलब वो सीक्वेंस को फॉलो करता है। बट यहाँ पे कोई सीक्वेंस नहीं होता, ये सीक्वेंस इंडिपेंडेंट मैनर में बाइंड करता है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। और ये कैसी बाइंडिंग होती है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग होती है। ठीक है, अब जो हमारा सिंगल स्टैंडर्ड प्राइमरी किसके साथ कांटेक्ट करता है? सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए के थ्रू। कौन से बॉन्ड के थ्रू? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन के थ्रू। कौन से इंट्रैक्शन के थ्रू? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन क्रिएट करता है ये फॉस्फेट बैकबोन के साथ। ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया? सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन कोऑपरेटिव बाइंडिंग करता है, नॉन डायरेक्शनल बाइंडिंग करता है, सीक्वेंस इंडिपेंडेंट बाइंडिंग करता है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंट्रैक्शन क्रिएट करता है फॉस्फेट बैकबोन के साथ, तब जाके ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से बाइंड करता है। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे कितने सारे SSBs बाइंड हो रखे हैं। तो ये सारे क्या है? कोऑपरेटिव बाइंडिंग के थ्रू हो रखे हैं। एक की बाइंडिंग दूसरे की बाइंडिंग को एनहेंस करती है। नेक्स्ट आता है टोपोआइसोमरेस। एज द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए आर सेपरेटेड, जैसे ही स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं रेप्लिकेशन फोक पे, तो जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो क्या हो जाता है? पॉजिटिवली सुपर कोल्ड होने की उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो जो डीएनए हेलिकेज होता है वो प्रोसीड करता है, डीएनए मस्ट अकोमोडेट द सेम लिंकिंग नंबर, वो प्रोसीड करता है, बाइंड करता है ताकि सेम लिंकिंग नंबर यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जा सके। अब लिंकिंग नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स द टू डीएनए स्ट्रैंड आर इंटरवीन टू अकोमोडेट दिस अनवाइंडिंग ऑफ द डीएनए डुप्लेक्स। जैसे ही हमारा डबल स्टैंडर्ड जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से होता है, हमारा इस तरह से रन करता है। जस्ट ए मिनट, दोबारा से ड्रॉ करती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह से हमारा डबल स्टैंडर्ड स्ट्रैंड है, ये तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है और ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है। तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जैसे ही अलग होता है, जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहाँ पे टूटती है, वैसे ही वो पॉजिटिवली सुपर कोइल होने के चांसेस उसके बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे ज़्यादा सुपर कोइलिंग ना हो, जितनी सुपर कोइलिंग होगी उतनी लिंकिंग नंबर बढ़ते जाएंगे। तो उस लिंकिंग नंबर को फिक्स करने के लिए यहाँ पर डीएनए हेलिकेज एंजाइम बाइंड होता है, किसके केस में? प्रोकैरियोट्स के केस में। ठीक है, ताकि उनके बीच में कम से कम बेस पेयरिंग हो। Indeed, for DNA in front of replication fork, the remain relaxed, वो रिलैक्स रहता है। One DNA link must be removed for every 100 base pair of DNA unbound। जितना 10 बेस पेयर अगर DNA के जो बेस पेयर हैं वो अनबाउंड हो रहे हैं, मतलब उनके बीच का हाइड्रोजन बॉन्ड अगर टूट रहा है, तो उस पर एक डीएनए लिंक होना चाहिए, एक डीएनए लिंक को रिमूव करना चाहिए। कौन रिमूव करेगा? डीएनए हेलिकेज रिमूव करेगा। ठीक है, और हमारा यूकैरियोट्स के केस में क्या करेगा? टोपोआइसोमरेज करेगा। ये एंजाइम्स क्या करते हैं? ब्रेक करते हैं इधर वन और बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए विदाउट रिलेटिंग ऑफ डीएनए एंड पासिंग द सेम नंबर ऑफ डीएनए स्ट्रैंड थ्रू द ब्रेक करते हैं और वहाँ पे डीएनए को
मूव भी नहीं करने देते। सुपर कोइलिंग को बेसिकली ये इनहिबिट करते हैं कि ज़्यादा लिंकिंग नंबर ना हो, ज़्यादा बेस पेयरिंग ना हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है रेप्लिकेशन फोर्क एंजाइम्स एक्सटेंड द रेंज ऑफ डीएनए पॉलीमरेज सबस्ट्रेट। डीएनए पॉलीमरेज के जो सबस्ट्रेट होते हैं, डीएनटीपीज जो होते हैं, उनको बाइंड कर करके जो हमारा रेप्लिकेशन फोर्क होता है उस पर कौन सा एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज, उसकी रेंज को एक्सटेंड कर देता है। उसको समझेंगे। इससे पहले यहाँ पे हम ये डायग्राम देखते हैं। देखो इस डायग्राम में क्या है, यहाँ पे रेप्लिकेशन मशीनरी चल रही है, यहाँ पे फोर्क क्रिएट हो रखा है, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए। अब डबल स्टैंडर्ड डीएनए में पॉजिटिव सुपरकोइल बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, जिसको यहाँ पे ब्रेक, इस स्ट्रैंड को यहाँ पे तोड़ा जाएगा ताकि पॉजिटिव सुपरकोइलिंग ना हो, लिंकिंग नंबर ना बढ़े। तो यहाँ पे टोपोआइसोमरेज 2 यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया, डीएनए को तोड़ दिया गया। पर इसको क्या नहीं करा जा रहा, इसको मतलब इसको जकड़ के रखता है टोपोआइसोमरेज, इसको बाहर भागने नहीं देता कहीं पे भी। ठीक है, और यहाँ पे ये नेगेटिव सुपरकोइलिंग को भी इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है। नेक्स्ट हम किसकी बात कर रहे थे, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कैसे हमारा यहाँ पे जो नया स्ट्रैंड है वो बढ़ता जाएगा, उसकी रेंज बढ़ती जाएगी। देखो स्ट्रैंड सेपरेशन किसके थ्रू हुआ था, डीएनए हेलिकेज के थ्रू हुआ था। ठीक है, एंड डेसिपिएशन ऑफ पॉजिटिव सुपरकोइल किसके थ्रू, बाय टोपोआइसोमरेज। अलो डीएनए पॉलीमरेज, वो किसको अलो करती है, डीएनए पॉलीमरेज को, कि वो रेप्लिकेट करे किसको, डबल स्टैंडर्ड डीएनए को। ऑल्दो द नेम ऑफ द प्रोटीन चेंज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, जैसे टोपोआइसोमरेज हो रहा है तो किसी में क्या आ जाएगा, डीएनए गायरेज आ जाएगा, फंक्शन क्या होगा, सेम होगा। डीएनए हेलिकेज क्या करता है, ब्रेक करता है, ओनली हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है जो 2 स्ट्रैंड को हेल्ड करके रखती है, जिसकी वजह से जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वो सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। ऑल्दो जो टोपोआइसोमरेज है वो 1 और 2 टारगेट डीएनए के कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ता है, और कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के बाद ये रीफॉर्म करता है, ठीक है, दोबारा से, और नेगेटिव सुपरकोइलिंग कर देता है। इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, द एक्शन ऑफ दिस एंजाइम रिजल्ट इन द डीएनए मॉलिक्यूल विद एन अल्टर्ड कन्फर्मेशन। ये केमिकल नेचर चेंज नहीं करते डीएनए का, उसके बॉन्ड को तोड़ के उसके केमिकल नेचर को चेंज नहीं करते, बल्कि ये क्या करते हैं, कन्फर्मेशन को चेंज करते हैं, उसकी किस तरह से वो प्रेजेंट है स्ट्रक्चरली उसको चेंज करते हैं। दीज कन्फर्मेशन अल्टरनेशन जरूरी होती हैं ताकि हम रेप्लिकेशन को परफॉर्म कर सकें बैक्टीरिया में और भी यूकैरियोट्स में। ठीक है, यहाँ पे कुछ एंजाइम्स दिए गए हैं। देखो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग तरह के एंजाइम्स होते हैं। जैसे यहाँ पे ई कोलाई में सैकेरोमाइसिस सेरेविजियाई जो ईस्ट होती है, और ह्यूमंस में यहाँ पे एंजाइम दिखाए गए हैं। जैसे प्राइमेज क्या है, जो क्या करता है, प्राइमर की फॉर्मेशन करता है, आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आरएनए प्राइमर की फॉर्मेशन करता है, क्योंकि जो हमारा डीएनए पॉलीमरेज होता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है डीएनए को रेप्लिकेट करने के लिए, पर डीएनए पॉलीमरेज को हमारे डीएनटीपीज को बाइंड करने के लिए आरएनए प्राइमर चाहिए। आरएनए प्राइमर, और आरएनए प्राइमर पे 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप चाहिए, इसलिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, प्राइमेज चाहिए, ताकि वो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को एज अ टेम्पलेट यूज़ करके उस पर क्या बना सके, आरएनए प्राइमर बना सके। तो ई कोलाई में डीएनए सी एक्ट करता है एज ए प्राइमेज, सैकेरोमाइसिस सेरेविजियाई में प्राइमेज PRI फर्स्ट और PRI सेकेंड होते हैं, और ह्यूमंस में प्राइमेज ही बोला जाता है। डीएनए हेलिकेज जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में जो बेस पेयर्स होते हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है उसको तोड़ देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, और किस में कन्वर्ट कर देते हैं, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ई कोलाई के अंदर ये होता है हमारा क्या, इसको DNAB, और हमारा सैकेरोमाइसिस सेरेविजियाई में MCM27 कॉम्प्लेक्स होता है, और ह्यूमन बींग्स में क्या होता है हमारा MCM27 कॉम्प्लेक्स। SSB होते हैं सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग कॉम्प्लेक्स, जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए को स्टेबलाइज करते हैं। क्या करते हैं, स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, ये हमारे SSB होते हैं ई कोलाई में, RPA होते हैं ई सैकेरोमाइसिस सेरेविजियाई में, और RPA होते हैं ह्यूमंस में। टोपोआइसोमरेज जो हमारी पॉजिटिव सुपरकोइलिंग्स को इनहिबिट करते हैं, टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड गायरेज इन केस ऑफ ई कोलाई, और टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकंड इन सैकेरोमाइसिस सेरेविजियाई, एंड टोपोआइसोमरेज फर्स्ट एंड सेकंड इन केस ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, तो ये हमारे डिफरेंट एंजाइम्स हैं जो डिफरेंट स्पीसीज में रोल प्ले करते हैं। अब हम बात करते हैं स्पेशलाइजेशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज की। मतलब बेसिकली हम यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज को स्टडी करने वाले हैं कि हमारा ई कोलाई में कौन कौन से डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, और ई कोलाई मतलब एक बैक्टीरियल सेल है, मतलब कि एक हमारी प्रोकैरियोटिक सेल है। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से हमारे डीएनए पॉलीमरेज होते हैं, उनका फंक्शन क्या होता है, और इसके साथ ही हम देखेंगे कि यूकैरियोटिक सेल के अंदर कौन कौन से हमारे डीएनए पॉलीमरेज होते हैं जो रेप्लिकेशन में रोल प्ले करते हैं, और क्या क्या उनका फंक्शन होता है।
ठीक है। देखो ई कोलाई एटलीस्ट 5 डीएनए पॉलीमरेज, ई कोलाई जो हमारी बैक्टीरियल सेल है या प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें एटलीस्ट 5 डीएनए पॉलीमरेज होते हैं जो जिनको हम उनकी एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे और उनकी सब यूनिट कितनी सब यूनिट से वो मिलके बने होते हैं या कितनी अमाउंट में कितनी कंसंट्रेशन में वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे हम उनको डिस्टिंग्विश करते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, जिसको डीएनए पोल थर्ड भी बोला जाता है, ये प्राइमरी एंजाइम होता है, जो प्राइमरी मेन एंजाइम है ये, जो हमारे प्रोकैरियोटिक के क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन में मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है वो हाईली प्रोसेसिव होता है। डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड होता है वो लार्ज कॉम्प्लेक्स का पार्ट बनता है जो हाई प्रोसेसिविटी शो करता है, तो वो लार्ज कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए उसको डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होलो एंजाइम भी बोला जाता है। इन कॉन्टेक्स्ट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट जो होता है वो आरएनए प्राइमर को रिमूव करने का काम करता है और डीएनए सिंथेसिस को इनिशिएट करवाता है, इनिशिएट करेगा और आरएनए प्राइमर को रिमूव करेगा। कौन? पॉलीमरेज फर्स्ट। डीएनए पॉलीमरेज हैज़ 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, जो अलो करती है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को रिमूव करने में, किसको? आरएनए डीएनए हाइब्रिड को, डीएनए सिंथेसिस के टाइम पे। जो थर्ड होता है होलो एंजाइम क्यों बनता है? क्योंकि इससे बहुत सारी सब यूनिट बाइंड हो जाती है, कॉम्प्लेक्स बनाता है, इसलिए इसको होलो एंजाइम बोलते हैं। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट इज नॉट हाईली प्रोसेसिव, बट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो हाईली प्रोसेसिव होता है। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट तो सिर्फ 200 to 100 न्यूक्लियोटाइड पर बाइंडिंग इवेंट वो बाइंड कर सकता है। द 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की, और ये रिमूव कर सकता है डीएनए आरएनए लिंकेज को, मतलब जो हाइब्रिड बनता है, मतलब प्राइमर को रिमूव करते टाइम ये उसको रिमूव करने की कैपेबिलिटी रखता है। क्योंकि आरएनए एच सिर्फ राइबोन्यूक्लियोटाइड बॉन्ड को तोड़ सकता है, वो सिर्फ आरएनए के बीच बॉन्ड को तोड़ के आरएनए को रिमूव कर सकता है। जहाँ पे आरएनए डीएनए से बाइंड होगा वहाँ पे उसको रिमूव करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा, एप्सिलॉन, अल्फा, प्राइमेज, ये सारे एंजाइम्स किस में होते हैं? हमारे यूकैरियोटिक सेल्स में। ईच ऑफ दीज यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज, इनकी सारी क्या होती है? मल्टीपल सब यूनिट होती हैं। डीएनए पॉलीमरेज अल्फा जो हमारा प्राइमेज भी होता है वो इनिशिएट करता है डीएनए स्ट्रैंड्स को, मतलब उनकी सिंथेसिस को इनिशिएट करता है। दिस 4 सब यूनिट प्रोटीन कॉम्प्लेक्स, ये 4 सब यूनिट का होता है। इसमें 2 सब यूनिट होती हैं डीएनए पॉलीमरेज अल्फा की एंड 2 सब यूनिट होती हैं प्राइमेज की। आफ्टर द प्राइमेज क्या करेगा? आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करेगा। जैसे ही आरएनए प्राइमर और टेम्पलेट जंक्शन बनेगा वैसे ही यहाँ पे जो काम है वो किसको दे दिया जाएगा? डीएनए पॉलीमरेज अल्फा को दे दिया जाएगा कि तू जाके डीएनए सिंथेसिस को इनिशिएट करवा। फिर डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और प्राइमेज वो क्या कर देंगे? रिप्लेस कर दिए जाएंगे एक हाईली प्रोसेसिव एंजाइम जिसको क्या बोलते हैं? डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन। ये क्या करते हैं? पॉलीमरेज एक्टिविटी करते हैं, मतलब ये डीएनटीपीस को बाइंड करके नए स्ट्रैंड जो बन रहा है उसकी लेंथ को बढ़ाते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसिंग डीएनए पॉलीमरेज अल्फा एंड प्राइमेज विद डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन क्या बोला जाता है? उसको पॉलीमरेज स्विचिंग बोला जाता है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा एंड एप्सिलॉन आर स्पेशलाइज टू सिंथेसाइज डिफरेंट स्ट्रैंड एट द रेप्लिकेशन फोर्क। ये डिफरेंट स्ट्रैंड को सिंथेसाइज कर सकते हैं रेप्लिकेशन फोर्क के ऊपर विद डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन। ये जो एप्सिलॉन है ये क्या करता है? ये लीडिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है, डेल्टा जो है वो लैगिंग स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता है। ठीक है। तो दोनों ही क्या करते हैं? हमारा पॉलीमरेज एक्टिविटीज़ में मेजर रोल प्ले करते हैं। डेल्टा कहाँ पे करेगा? डेल्टा हमारा लैगिंग स्ट्रैंड, डेल्टा बोलने में याद देखो, डेल्टा बोलने में एप्सिलॉन बोलने में, एप्सिलॉन थोड़ा इजीली बोला जा सकता है, डेल्टा में थोड़ा टाइम लगता है तो इसलिए बोलो, लैग में भी टाइम लगता है तो डेल्टा लैगिंग, एप्सिलॉन हमारा लीडिंग। तो ये इन स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है। और पॉलीमरेज अल्फा क्या करता है? डीएनए सिंथेसिस को इनिशिएट करवाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जो हमें टेबल दे रखी है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे हम बात करें प्रोकैरियोट्स की, अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोट्स में हमारा पॉलीमरेज फर्स्ट होता है, ये एक ही सब यूनिट होती है। ये आरएनए प्राइमर रिमूवल में यूज़ होता है, आरएनए प्राइमर को रिमूव करता है और डीएनए को रिपेयर करता है। पॉलीमरेज 2 जो है इसकी भी सब यूनिट 1 होती है, डीएनए रिपेयर में यूज़ होता है। पॉलीमरेज थर्ड जो होता है कोर एंजाइम होता है। ठीक है। कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये क्रोमोसोम के रेप्लिकेशन में होता है। थर्ड होलो एंजाइम, ये भी रेप्लिकेशन में होता है। फोर्थ जो होता है डीएनए रिपेयर, और ये हमारा ट्रांसलेशन सिंथेसिस में हेल्प करता है। फोर्थ जो होता है टीएलसी में हेल्प करता है। यूकैरियोट्स की बात करें तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन,
यही हम बेसिकली मेजर रोल पे तो हम यही पढ़ते हैं, ठीक है। अल्फ़ा क्या करता है, प्राइमर की सिंथेसिस करता है। बीटा क्या करता है, बेस एक्सीजन रिपेयर करता है। गामा क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करता है और रिपेयर में हेल्प करता है, ठीक है। डेल्टा क्या करता है, लैगिंग स्ट्रैंड बनाएगा। डेल्टा में भी बोलने में टाइम लग रहा है और लैगिंग में भी टाइम लगता है, ठीक है। और एप्सिलॉन क्या करता है, लीडिंग स्ट्रैंड की सिंथेसिस करता है। तो मेन ये दो डीएनए हैं जो पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करते हैं, जो पॉलीमरेज एक्टिविटी शो करते हैं। और गामा क्या करता है, सिंथेसिस को करवाता है, स्टार्ट करवाता है। थीटा क्या करता है, डीएनए रिपेयर करवाता है, ठीक है। यही मेन है हमारे, ये मेन है। नेक्स्ट आता है स्लाइडिंग क्लैंप। स्लाइडिंग क्लैंप की वजह से क्या हो जाता है, डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो देखते हैं कैसे। देखो बिल्कुल शॉर्ट में समझते हैं कि स्लाइडिंग क्लैंप का मेजर रोल होता क्या है। बिल्कुल शॉर्ट में समझेंगे क्योंकि वाटसन में थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर रखा है, हमें इतनी स्टोरीज नहीं पढ़नी है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं बिल्कुल शॉर्ट में। देखो जो हमारा स्लाइडिंग क्लैंप होता है, जो भी हमारा स्लाइडिंग क्लैंप होता है, उसका मेन पर्पस होता है कि ये हमारे डीएनए पॉलीमरेज की प्रोसेसिविटी को इंक्रीज़ कर दे। प्रोसेसिविटी को मतलब वो कितने प्रोसेसिविटी को इंक्रीज़ करना, मतलब वो कितने न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनटीपीस को बाइंड कर पा रहा है 1 सेकंड में या 1 मिनट में, ठीक है, वो उसकी प्रोसेसिविटी है। तो उसको इंक्रीज़ करने के लिए स्लाइडिंग क्लैंप चाहिए होता है। स्लाइडिंग क्लैंप जो होता है हमारा, ये प्रोटीन रिंग शेप्ड प्रोटीन होता है। क्या होता है, रिंग शेप्ड प्रोटीन होता है, ठीक है। जो क्या करता है, ये इन सर्कल कर लेता है, क्योंकि ये रिंग शेप का है तो इन सर्कल की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, रिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, इन सर्कल कर लेगा डीएनए को, ठीक है। और ये क्या काम करेगा, प्रोसेसिविटी फैक्टर का काम करेगा, क्योंकि ये प्रोसेसिविटी बढ़ा रहा है किसकी, डीएनए पॉलीमरेज की। तो ये प्रोसेसिविटी फैक्टर है फॉर डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ई कोलाई के केस में, ई कोलाई के केस में हम स्लाइडिंग क्लैंप किसको बोलते हैं, बीटा क्लैंप को। बीटा क्लैंप को ये एक डाइमर होता है, इसमें 2 सब यूनिट होती हैं। और यूकैरियोट्स के केस में, यूकैरियोट्स के केस में इसको हम क्या बोलते हैं, पीसीएनए। पीसीएनए, पीसीएनए की फुल फॉर्म क्या है, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन, प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। और ये क्या होता है, ट्राइमर होता है। यूकैरियोट्स में ये ट्राइमर होता है, 3 सब यूनिट होती हैं इसकी, ठीक है। रोल और फंक्शन की बात करते हैं, रोल की बात करते हैं कि इसका रोल क्या होता है, एक्चुअल में इसका रोल क्या होता है। तो सबसे पहला जो काम होता है, ये होल्ड करता है, होल्ड्स डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज को होल्ड करता है ऑन टू डीएनए, डीएनए के ऊपर। ये एंजाइम को डिसोसिएट नहीं होने देता। जैसे ही हमारा डीएनए पॉलीमरेज कुछ न्यूक्लियोटाइड को ऐड कर देता है, वो डिसोशिएट होने की कोशिश करता है, जिसको ये प्रिवेंट करता है। तो ये क्या करता है, प्रिवेंट डिसोसिएशन ऑफ किसके, डिसोसिएशन ऑफ डीएनए पॉलीमरेज की डिसोसिएशन आफ्टर बाइंडिंग फ्यू न्यूक्लियोटाइड। ये प्रोसेसिविटी इंक्रीज कर देता है, बाइंडिंग कैपेबिलिटी बढ़ा देता है, ठीक है। कैसे बढ़ाता है, क्योंकि ये डिसोसिएशन नहीं होने देता। तो सेकंड क्या करता है, स्पीड बढ़ाता है, इंक्रीज स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन। स्पीड ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन की स्पीड को भी ये बढ़ाता है, ठीक है। ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है वो अकेला जब काम करता है तो 10 और 20 न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करके और फिर ये क्या करता है, डिसोशिएट होने की कोशिश करता है। बट जब इससे हमारा स्लाइडिंग क्लैंप बाइंड होता है तो वो थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर फॉर्म कर सकता है, थाउजेंड्स ऑफ बेस पेयर की सिंथेसिस कर सकता है। थर्ड फंक्शन इसका क्या होता है, थर्ड फंक्शन होता है ये कोऑर्डिनेट करता है लैगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड के बीच में। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट्स बिटवीन लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड के बीच में कोऑर्डिनेट करता है, एंड लैगिंग स्ट्रैंड के बीच में। जो स्लाइडिंग क्लैंप होता है वो किसके साथ काम करते हैं, स्लाइडिंग लोडर के साथ। तो जो स्लाइडिंग क्लैंप होता है वो किसके साथ काम करेगा, प्लस इसमें होगा हमारा स्लाइडिंग लोडर, ठीक है। क्या होगा, स्लाइडिंग लोडर होगा, स्लाइडिंग लोडर होगा, स्पेलिंग एरर हो गया ऊपर, ठीक है। यहाँ पे यूकैरियोट के केस में स्लाइडिंग लोडर होता है RFC, और बैक्टीरिया के केस में होता है गामा कॉम्प्लेक्स,
ये क्या करते हैं, स्लाइडिंग क्लैंप को लोड करते हैं प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन पे। कहाँ पे लोड करेंगे, लोडिंग कहाँ पे होगी, जो लोडिंग होगी वो प्राइमर और टेम्पलेट के जंक्शन पे होगी, प्राइमर टेम्पलेट जंक्शन जहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को बाइंड करना है। और स्मूथ स्विचिंग होगी प्राइमेज की, डीएनए पॉलीमरेज की और लाइगेज की। ठीक है, स्विचिंग होती है ना, सबसे पहले प्राइमेज आता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है, फिर लाइगेज आता है। ठीक है, तो ये रिक्रूट करेंगे पीसीएनए को यूकैरियोट्स में, और ये डीएनए रिपेयर एंजाइम, क्रोमेटिन रिमॉडलिंग एंजाइम, सेल साइकिल रेगुलेटिंग एंजाइम्स, प्रोटीन्स है ना, उन सबको क्या करते हैं, ये रिक्रूट करते हैं कहाँ पे, हमारे जहाँ पे नया डीएनए बन रहा होता है। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या आता है जो हमें याद करना है, हमें याद करना है कि जो हमारा स्लाइडिंग क्लैंप होता है वो प्रोकैरियोट में होता है बीटा क्लैंप। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में बीटा क्लैंप होता है, यूकैरियोट्स में क्या होता है, पीसीएनए होता है। पीसीएनए की फुल फॉर्म हमने देखी थी यहाँ पे, पीसीएनए हमारा प्रोलिफरेटिंग सेल न्यूक्लियर एंटीजन। ये क्या करते हैं, प्रोसेसिविटी बढ़ाते हैं, डिसोशिएट नहीं होने देते डीएनए पॉलीमरेज को। ठीक है, ये क्लैंप लोडर के साथ काम करते हैं, क्लैंप लोडर कॉम्प्लेक्स के साथ, जो आरएफसी होता है हमारा, आरएफसी होता है यूकैरियोट्स के केस में, एंड गामा कॉम्प्लेक्स होता है बैक्टीरिया के केस में, जो क्या होते हैं, लोडर होते हैं, क्लैंप लोडर होते हैं। ठीक है, और ये एटीपी का यूज़ करता है, एटीपी डिपेंडेंट एक्टिविटी शो करता है। ये प्रोसेसिविटी फैक्टर का काम करता है, किसका काम करता है, प्रोसेसिविटी फैक्टर का काम करता है, क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो डीएनए पॉलीमरेज डिटैच हो जाएगा, उसकी एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी।